आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। 12th बोर्ड सीबीएसई का जो 2026 का एग्जामिनेशन है वो काफ़ी नज़दीक आ चुका है और अभी वो समय है जो केवल और केवल प्रैक्टिस एंड रिवीजन चाहिए। अब यहाँ पर बात आती है कि कौन से बुक फॉलो किया जाए थ्रू आउट द ईयर। टेक्स्ट बुक जो है स्टूडेंट लोग बनाते हैं और मतलब एनसीईआरटी का जो बुक है उसको मतलब फॉलो करना रहता है। साइड में रेफरेंस बुक कोई भी मतलब किसी भी पब्लिकेशन का बुक बनाया जा सकता है और स्टूडेंट बच्चे लोग इसको बनाते हैं। लेकिन अभी और अभी मतलब केवल और केवल बात किया जाए तो सैंपल क्वेश्चन पेपर एंड क्वेश्चन बैंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। एनसीईआरटी के अलावा एग्जाम्पलर मैथमेटिक्स जो एनसीईआरटी का आता है मतलब वो भी एक टेक्स्ट बुक है, उसमें केवल और केवल क्वेश्चन होता है, तो वो काफ़ी मतलब वैल्यूएबल होता है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको मतलब बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी हम ये बताना चाहेंगे कि मतलब चूंकि हम तो पीवाईक्यू का प्रीवियस लास्ट 15 ईयर का जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं और वो भी चैप्टर वाइज। हर एक टॉपिक का जैसे एमसीक्यू हो गया, फिर वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हो गया, फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हो गया, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हो गया, 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क्स 4 मार्क्स 5 मार्क्स 6 मार्क्स, इन सारे क्वेश्चन को मतलब एक जगह मतलब सारा कलेक्शन है और उस सब को हम बारी बारी से डिस्कस कर रहे हैं। ये जो टॉपिक है अभी जो कुछ इन्फॉर्मेशन है मतलब सारे बच्चों के लिए है। इनफैक्ट पेरेंट्स को भी ये जानना चाहिए कि अभी बच्चे को क्या करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे को ये नहीं पता रहता है कि मतलब लास्ट मोमेंट में क्या प्रैक्टिस करना चाहिए, वो मतलब बुक ही बनाते रह जाते हैं और जिसके कारण जो तैयारी होना चाहिए उस लेवल से तैयारी नहीं हो पाता है। तो हम यहाँ पर कुछ बुक्स रिकमेंड करना चाहेंगे और सजेस्ट करना चाहेंगे। ये मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक सब हैं जिसको मतलब फॉलो करना चाहिए। यदि बात किया जाए तो सबसे पहले ये आपको मतलब यहाँ पर दिख रहा होगा मतलब क्वेश्चन बैंक है, दिस इज द क्वेश्चन बैंक। और किसी भी पब्लिकेशन का बुक ये क्वेश्चन बैंक ले करके बनाया जा सकता है। हम ये अरिहंत का है मेरे पास तो हम अरिहंत के बारे में बता रहे हैं, लेकिन और भी बहुत सारे पब्लिकेशन का आता है तो मतलब उसको लेकर के बनाया जा सकता है। अब इसमें है क्या, यदि इसकी बात किया जाए तो आप इसको ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है 2011, देखिए 2011 से 2024, 2011 से 2024 तक जितने भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है सीबीएसई 12th एग्जामिनेशन में उन सारे क्वेश्चन का कलेक्शन इसमें एक जगह है, पहला पॉइंट। दूसरी बात इसमें क्या है, 1 मार्क 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क्स 4 मार्क्स वो सारे क्वेश्चन और केवल क्वेश्चन, बाद में इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। फिर ये अभी नया में इस साल के लिए निकाला गया है मतलब 2016 से 2025 तक का मतलब 2016 से पहले वाला जो एग्जामिनेशन था उसको नहीं इंक्लूड करके केवल 2016 से 25 तो अभी जो अवेलेबल है ये। बट मेरे पास हर साल का अवेलेबल रहता है। जैसे ये था मतलब ये बुक मेरे पास है 2011 से 2024 तक, तो हर साल मतलब मेरे पास बुक आ जाता है। और ये अभी वाला जो है 2000 यदि कोई जाते हैं पब्लिक मतलब परचेज करने के लिए तो 2016 से 2025 वाला तो अभी नया है मतलब लास्ट फ्यू ईयर का, तो वो बनाना चाहिए। अभी इसमें कितना हो गया मतलब टोटल 10 मतलब 10 ईयर्स का क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाएगा। फिर यहाँ पर एक आता है सैंपल क्वेश्चन पेपर। सैंपल क्वेश्चन में टोटल मतलब इसमें 15 सैंपल क्वेश्चन पेपर का सेट होता है और जो क्वेश्चन पेपर आएगा मतलब 12th बोर्ड में जो क्वेश्चन पेपर आने वाले हैं 80 मार्क्स का जो पेपर होता है तो उसी पैटर्न पे इसमें सैंपल क्वेश्चन पेपर दिया रहता है। मतलब ये किसी भी पब्लिकेशन का बनाया जा सकता है और मतलब इसी तरह से रहता है, किसी में 10 रहता है, किसी में 10 सैंपल क्वेश्चन के पेपर, किसी में 12, किसी में 15, इस तरीके से। तो ये हमको मतलब काफ़ी अच्छा लगा इसलिए हम इसके बारे में बता रहे हैं। दूसरी बात, इन सब के अलावा एनसीईआरटी का लास्ट मोमेंट में थोड़ा सा रिवीजन किया जा सकता है क्योंकि ये तो पूरे साल बना है तो अब कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए। और यहाँ पर बात किया जाए तो ये एग्जाम्पलर मैथमेटिक्स ये बहुत ही अच्छी बुक है, इसमें केवल और केवल मतलब क्वेश्चन रहता है तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले एक बार क्वेश्चन बैंक का जो क्वेश्चन है उस पर हम नज़र डालेंगे कि उसमें किस तरह का क्वेश्चन दिया रहता है। यदि ये जो क्वेश्चन हम लोग अभी डिस्कस किए क्वेश्चन बैंक जैसे ये या ये क्यों हेल्पफुल है इसको जरा समझते हैं। इसमें क्वेश्चन का पैटर्न ये मतलब कोई भी किसी भी चैप्टर का यदि देखा जाए तो इसी तरह से होता है। ये जैसे इंटीग्रेशन का मैंने यहाँ पर क्वेश्चन रखा है। इंटीग्रेशन में जैसे क्या है कि एमसीक्यू सारा एक जगह दिया हुआ है, फिर 1 मार्क
क्वेश्चन है। फिर उसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसमें मतलब 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन है, जैसे ये 2 मार्क्स क्वेश्चन, फिर आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन, ये लगातार केवल और केवल क्वेश्चन है। हर एक साल का ईयर वाइज किस साल में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद आप 4 मार्क्स का क्वेश्चन एक जगह है, फिर आपको 6 मार्क्स के क्वेश्चन एक जगह देखने के लिए मिलेगा, और फिर ये इस तरीके से दिया हुआ है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे बुक्स हैं, बहुत सारे मतलब पीवाईक्यू अवेलेबल है, लेकिन यहाँ जो पीवाईक्यू दिया हुआ है इसमें क्या है कि क्वेश्चन एक जगह और इसका सॉल्यूशन जो है इसके लास्ट में, मतलब चैप्टर के बाद में। बहुत सारे ऐसे बुक हैं जिसमें क्वेश्चन और जस्ट उसके नीचे बिलो उसका सॉल्यूशन रहता है, तो वो मतलब बहुत हेल्पफुल नहीं होता, क्योंकि स्टूडेंट जब बनाएगा तो फिर उसका सॉल्यूशन उसके सामने होगा, फिर मतलब वो प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा नहीं रहता है। इसीलिए मतलब ये बुक काफ़ी अच्छी है, और मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही मतलब सही रहेगा, और तैयारी में काफ़ी ज़्यादा ये हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट यदि बात किया जाए तो ये सीबीएसई का क्वेश्चन बैंक 2011 से 2025 तक जितने भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, उन सारे क्वेश्चन का मतलब लेक्चर वाइज, टॉपिक वाइज, और मतलब अलग अलग मार्क्स के अलग अलग सेक्शन में उन सारे का सॉल्यूशन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। अब इसमें यदि बात किया जाए कंटिन्यूटी, तो कंटिन्यूटी को सॉल्व करने के लिए इनसे पहले का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे लिमिट, लिमिट का कॉन्सेप्ट, ग्राफ का कॉन्सेप्ट, मतलब फंक्शन ऑफ डिफरेंट काइंड्स, तो डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन हो गए, फिर उसका जो ग्राफ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फिर ट्रिगोनोमेट्री, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री का बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, और इनफैक्ट ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट, तो इन सब का मतलब जो रिवीजन है ये होना चाहिए। रिक्वायरमेंट्स की बात किया जाए तो कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, मेथड्स फॉर सॉल्विंग लिमिट, आइडेंटिटी, अब इसमें जो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है वो भी यूज होगा, और लिमिट का आइडेंटिटी है वो भी यूज होने वाला है। फिर ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, रिजल्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल लिमिट, रिजल्ट ऑफ लॉगरिथमिक लिमिट, ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूले, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन एंड देयर ग्राफ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है डायरेक्ट ग्राफ से बन जाता है। एमसीक्यू सेक्शन में भी यदि उसको मेथड से बनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन उसी क्वेश्चन को ग्राफ से बनाएंगे तो बहुत इजीली बन जाएगा। इनफैक्ट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन या लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में भी ग्राफ जो है बहुत ही हेल्पफुल होता है उस क्वेश्चन को डील करने के लिए। नेक्स्ट, ये हमारा शॉर्ट रिवीजन है ऑफ इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। यहाँ यदि बात किया जाए तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, किसी भी फंक्शन का कंटिन्यूटी यदि हमको चेक करना है किसी पॉइंट पर, तो हम क्या उसके बारे में बोल सकते हैं, और क्या मतलब कंडीशन होना चाहिए। कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट, किसी भी फंक्शन का यदि कंटिन्यूटी हमको किसी पॉइंट पर चेक करना, पॉइंट का मतलब एट एक्स इक्वल टू ए, एट एक्स इक्वल टू कोई नंबर दिया रहेगा, रियल नंबर, और उस पर हमको चेक करना है, तो उसके लिए हम लोग को क्या कॉन्सेप्ट लगाना चाहिए। तो उसके लिए हमको कंडीशन है कि y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स इज said to be continuous, continuous at x equal to a if left hand limit is equal to right hand limit is equal to f a। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब द वैल्यू ऑफ फंक्शन, द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट ए माइनस एच, ए से थोड़ा पहले फिर ए के आगे मतलब ए प्लस एच, एंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट, ये तीनों वैल्यू बराबर होना चाहिए और ये फाइनाइट होना चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग कैसे निकालेंगे, तो दिस इज लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ए माइनस एच। राइट हैंड लिमिट का मतलब हुआ लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ए प्लस एच, और ये एफ ए, और ये सारे के सारे जो है फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए। यदि ये तीनों बराबर आ गया तो फिर हम लोग कंटिन्यूअस बोलेंगे, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट यदि बात किया जाए डिसकंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, किसी फंक्शन का डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या हुआ, तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो ये कि ग्राफ ब्रेक नहीं करना चाहिए। ग्राफ ऑफ फंक्शन, ग्राफ ऑफ फंक्शन, ग्राफ ऑफ फंक्शन मस्ट नॉट ब्रेक, मस्ट नॉट ब्रेक, ये ब्रेक नहीं करना चाहिए या जंप नहीं करना चाहिए, ये कंटिन्यूअस होना चाहिए। मतलब ग्राफ हर पॉइंट पर इस तरीके से होना चाहिए, चाहे वो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग,
मतलब किसी भी तरह से हो। हाँ, इस तरह से नहीं होना चाहिए जैसे ये गया और फिर यहाँ पर ब्रेक कर गया और फिर दूसरा मतलब दूसरे पॉइंट से ग्राफ मतलब स्टार्ट हो रहा है, तो इस तरह का सिनारियो नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट यदि बात किया जाए कंटिन्यूटी इन एन ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल का मतलब हुआ, यदि ओपन इंटरवल की बात किया जाए तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। लेट से ए ओपन इंटरवल आई ए कॉमा बी इस तरीके से दिया हुआ है और हमको कंटिन्यूटी चेक करना है। तो ओपन इंटरवल में ये जो कॉर्नर पॉइंट होता है वो इंक्लूड नहीं होता है। इट मीन्स द फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस। यदि इसमें बात किया जाए तो एफ एक्स जो है, एफ एक्स शुड बी कंटिन्यूअस, शुड बी कंटिन्यूअस at every point, at every point, at every point in a comma b, a comma b यदि ओपन इंटरवल है तो उसमें a इंक्लूड नहीं है, b भी इंक्लूड नहीं है, तो इस बीच में ग्राफ जो भी होगा तो a और b को छोड़ के इट वाज a, ये a था और यहां पर आपको b दिया हुआ था, तो a और b पर हमको कंटिन्यूटी चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन a और b के बीच में जितने भी पॉइंट है c विच बिलोंग्स टू a कॉमा b, उस हर पॉइंट पर मतलब वहां पर लेफ्ट राइट और एट दैट पॉइंट फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट पर एग्जिस्ट करना चाहिए और फाइनाइट होना चाहिए और वो इक्वल होना चाहिए। यदि ऐसा हो गया तो वो कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट यदि बात किया जाए कंटिन्यूटी इन अ क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल की बात किया जाए तो ये ए कॉमा बी क्लोज्ड इंटरवल में जो कॉर्नर पॉइंट होता है वो भी इंक्लूड होता है। कोई फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूअस कब बोला जा सकता है, तो एफ एक्स इज said to be continuous in a comma b if it is continuous at every point in a comma b, a comma b ओपन इंटरवल में हर जगह कंटिन्यूअस होना चाहिए एंड इट इज right continuous at x इक्वल टू a पर राइट कंटिन्यूअस होना चाहिए। a पे राइट कंटिन्यूअस का मतलब हुआ कि एफ ए, इसका मतलब ये हुआ कि एफ ए इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच। चूंकि a पर a यहाँ पर a की बात किया जाए तो इस इंटरवल में ये जो इंटरवल हमारा दिया हुआ है इसमें a है और a से आगे वाला पॉइंट है, a से पहले वाला तो है नहीं, और यदि a से पहले वाला नहीं है, लेट से दिस इज a एंड दिस इज b, ये b है और इस ग्राफ इसी बीच में हमको ग्राफ चेक करना है, कंटिन्यूटी चेक करना है, तो दिस इज ए एंड दिस इज बी। ए से आगे वाला पॉइंट होगा, ए तो इंक्लूड होगा ही होगा, ए इंक्लूड होगा और ए से जस्ट आगे वाला पॉइंट जिसको हम लोग ए प्लस एच बोलेंगे, तो ए एंड ए के आगे वाला इट मीन्स राइट, तो राइट इसको हम बोलेंगे राइट हैंड लिमिट, मतलब एफ ए जो होना चाहिए वो राइट हैंड लिमिट के बराबर होना चाहिए, और यदि ऐसा हो गया तो हम बोलेंगे दिस इज राइट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। नेक्स्ट इसमें क्या होना चाहिए, तो एफ जो है इट इज नेक्स्ट हम क्या बोल सकते हैं, इट इज लेफ्ट कंटिन्यूअस, इट इज लेफ्ट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू बी। बी पर लेफ्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए क्योंकि बी की बात किया जाए तो इस इंटरवल में बी है और बी से पहले वाले सारे पॉइंट हैं, बी के बाद वाला पॉइंट तो इस इंटरवल में है ही नहीं, तो फिर बी से आगे वाला चेक नहीं करना है, मतलब बी के लेफ्ट वाला, और बी के लेफ्ट में किया जाए तो बी माइनस एच हम बोल सकते हैं। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि एफ बी माइनस एच एंड लिमिट एच टेंड्स टू 0 एंड दिस इज इक्वल टू एफ बी। भाई मेरे इसको हम लोग बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एंड दिस इज इक्वल टू एफ बी। इसका मतलब कोई भी फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूअस तभी माना जाएगा जब इन सारी बातों को वो फुलफिल करे, इन सारे कंडीशन को वो फुलफिल करे। क्या फुलफिल करना चाहिए,
तो ए और बी को छोड़ करके, ए और बी के अलावा जितने भी पॉइंट है, मतलब हम उसको क्या बोल सकते हैं, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल ऑफ ए कॉमा बी, उसमें हर जगह कंटिन्यूअस होना चाहिए, उसमें लेफ्ट राइट एंड एट दैट पॉइंट, वो सारा चेक करना है। और कॉर्नर पॉइंट पर केवल और केवल मतलब लेफ्ट या राइट चेक करेंगे। यदि ये लेफ्ट वाला पॉइंट है, ये लेफ्ट पॉइंट है, तो वहां पर हम कौन सा कंटिन्यूटी चेक करेंगे, तो एफ ए और राइट हैंड लिमिट। वहीं पर एक्सट्रीम राइट साइड का जो एक्सट्रीम पॉइंट है बी, तो वहां पर हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे। तो एफ बी का वैल्यू एफ बी माइनस एच के बराबर होना चाहिए। यदि ये हो गया तो फिर वो मतलब बी पर लेफ्ट कंटिन्यूअस कहलाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि फंक्शन need to be continuous in open interval, it is a right continuous at x equal to a and it is a left continuous at x equal to b। यदि ऐसा हो गया then we can say that function is continuous in a comma b closed interval। तो ये था continuity in interval। नेक्स्ट यदि बात किया जाए तो लिमिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिमिट फॉर द 12th कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का क्वेश्चन डील करने के लिए लिमिट का होना बहुत जरूरी है। जिनको लिमिट का क्वेश्चन नहीं बनेगा तो फिर वो कंटिन्यूटी का क्वेश्चन बनाने में काफी ज्यादा परेशानी होगी, क्योंकि लिमिट ही तो है पूरे कंटिन्यूटी में। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ये तो निकालना ही है, और ये नहीं आएगा तो फिर ये बनेगा कैसे। तो लिमिट 11th में पढ़ना था, इसलिए उसका रिवीजन होना बहुत जरूरी है। अब यहां पर हम एक चीज बात करेंगे कि इसका जितना भी फॉर्मूला है, यहाँ पर केवल और केवल जो फॉर्मूला जरूरी है, जो फॉर्मूला हमारे काम का यहाँ पर आने वाला है, उन सारी बातों को हम डिस्कस करने वाले हैं। यदि बात किया जाए तो ये एक आइडेंटिटी है, लिमिट x टेंड्स टू ए एक्स टू दी पावर n माइनस ए टू दी पावर n अपॉन एक्स माइनस ए। यदि ऐसा है, इसमें क्या हो रहा है, यदि आप a रखेंगे तो ये 0/0 का फॉर्म हो जाएगा। यदि हम इसमें a रखें तो ये 0/0 का फॉर्म हो जाएगा, और 0/0 जो होता है वो अनडिफाइंड टर्म है। तो जितने भी ये सब, यदि आप फॉर्म की बात किया जाए तो ये अनडिफाइंड टर्म है, तो ये जीरो रखेंगे नहीं। तो इसका रिजल्ट है, ये डिराइव किया गया है। कैसे डेरिवेशन होता है इसका अभी मतलब इस पे डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, इसका जो रिजल्ट है बस उसकी बात कर रहे हैं। तो इसका जो वैल्यू है वो आप डायरेक्ट यूज करेंगे, और वो रिजल्ट क्या है, तो n इंटू ए का पावर n-1। इसको डिराइव करने का तरीका है, कैसे किया जाता है वो आप मतलब सीख सकते हैं, यहाँ पर हम डिस्कस नहीं किए हैं। यहाँ पर केवल और केवल रिजल्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट यदि रिजल्ट की बात किया जाए तो लिमिट x टेंड्स टू 0। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई यहाँ 0 रखेंगे तो साइन 0 0 होता है, ये 0, तो ये तो 0/0 है। तो आपको पता होना चाहिए कि 0/0 जो है अनडिफाइंड टर्म है, और लिमिट अनडिफाइंड टर्म के लिए ही यूज किया गया है। जहां पर किसी भी फंक्शन का, जब भी हमारे पास कोई ऐसा केस आता हो जब किसी पॉइंट पर फंक्शन 0/0 या ∞/∞ या 0 इंटू इन्फिनिटी, मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म में यदि हमारे पास कोई फंक्शन आता है तो लिमिट का यूज करके हम उसका अप्रॉक्सीमेट फाइनाइट वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर यूज ये रिजल्ट है, sin x/x का ये 1 होता है, tan x/x का ये 1 होता है, e टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन x तो ये 1 होता है। आपको फॉर्म लेकिन जानना चाहिए कि मतलब ये किस फॉर्म है। यदि आप 0 रखेंगे तो ये 0/0 हो जाएगा। उसी तरह से a टू दी पावर x, a कोई रियल नंबर है, मतलब जैसे 2 टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन x, एंड दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0। यदि ऐसा है तो ये हो जाएगा मतलब log a टू द बेस e, a का मतलब 2, तो log 2 टू द बेस e। लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x अपॉन x, इसका वैल्यू 1 होगा। यदि ऐसा है तो ये होगा। फिर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी और 1 प्लस x टू द पावर x, यदि ऐसा है तो ये e हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन x, ये 0 हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x, ये इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ पर 1/0 तो ये आपको इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। यहाँ था 1/∞ तो ये 0 को अप्रोच करेगा। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/x टू दी पावर एनी नंबर p, और p जो है 0 से इन्फिनिटी है, तो मतलब इसका वैल्यू कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, तो ये आपको मिलने वाला है 0, दिस इज 0। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये बहुत ही काम का है और ये बहुत मतलब जगह यूज भी होता है। यहां पर क्या बोला जा रहा है, लिमिट किसी नंबर का पावर n हो, किसी नंबर का पावर n हो और वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो वो क्या देगा, तो ये दो चीज देगा, या तो इन्फिनिटी नहीं तो 0। ये क्या कहना चाह रहा है, यदि आपसे कोई ये पूछे कि भाई 2 टू दी पावर n और
लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू और ये इनफाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है मेरे भाई। यदि 2 को 2 बार मल्टीप्लाई किया जाए तो 4 हो जाएगा, बड़ा मतलब नंबर बढ़ गया। 3 बार मल्टीप्लाई करिए तो 8 हो जाएगा, नंबर बढ़ता चला जा रहा है। तो दो एक से बड़ा नंबर का पावर इन्फिनिटी यदि हम इनफाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो नंबर बड़ा होकर के काफ़ी मतलब बड़ा वैल्यू देगा, वेरी लार्ज नंबर, जो कि इन्फिनिटी को मतलब अप्रोच करेगा। तो हम बोल सकते हैं इसका जो आंसर होना चाहिए वो इन्फिनिटी। नेक्स्ट वहीं पर यदि आपको कुछ ऐसा लिख दिया जाए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/10 और तब पावर में n है, इसका मतलब ये हुआ 1/10 इंटू 1/10 इंटू 1/10 और ये मतलब इस तरीके से इनफाइनाइट टाइम्स तक मल्टीप्लाई होगा। तो यदि 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब 1/10 का मतलब क्या होता है, तो दिस इज 0.1। 2 बार यदि 1/100 है, इसका मतलब क्या हुआ, तो 0.01। उसी तरह से इनफाइनाइट टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको 0.0000000 मतलब 100 मतलब इतना नेग्लिजिबल वैल्यू हो जाएगा, वो नेग्लेक्ट कर देंगे, काफ़ी छोटा। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी हो और a का पावर n है तो ये या तो इन्फिनिटी देगा नहीं तो जीरो। ए से बड़ा नंबर है मतलब 1 से बड़ा नंबर है, ये ए रियल नंबर है तो फिर वो इन्फिनिटी देगा, और यदि 0 और 1 के बीच में कोई नंबर है उसका पावर इन्फिनिटी तो फिर वो 0 को अप्रोच करेगा। नेक्स्ट, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी और साइन x हो तो ये क्या होता है, तो ये इट ऑसिलेट्स बिटवीन -1 to 1। अब लोग ये सोचते हैं कि यदि इन्फिनिटी होगा तो इन्फिनिटी दे देगा, तो यहाँ पर ये मतलब बच्चे लोग गलत करते हैं। क्या होना चाहिए, जैसा होता क्या है, यदि साइन x की बात किया जाए y इक्वल टू साइन x, यदि साइन x का ग्राफ देखा जाए तो ये कुछ इस तरीके से होता है। साइन x का ग्राफ देखा जाए तो ये इसका जो रेंज होता है वो -1 से 1, -1 से 1। तो साइन एक्स का ग्राफ -1 से 1 के बीच में ऑसिलेट्स करेगा। तो x कितना बड़ा भी वैल्यू क्यों न रख दिया जाए, ये दिस ऑसिलेट्स बिटवीन बिटवीन -1 to 1। तो इसीलिए इसका कोई मतलब हम एग्जैक्ट रियल नंबर नहीं बता पाएंगे कि क्या हो सकता है 1/2 हो, 1/3 हो, या -1/2 -1/3, बट जो भी कुछ होगा उसी दोनों के बीच में। इसीलिए लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी साइन एक्स, यदि कोई ये लिखता है कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी हो एंड दिस इज साइन एक्स, दिस इज साइन एक्स, तो कोई ये सोचता है कि बहुत बड़ा वैल्यू है तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, तो दिस इज ये कंप्लीटली रॉन्ग है, दिस इज रॉन्ग, ये नहीं होना चाहिए। उसी तरह से ये गलत बात है। उसी तरह से लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी लिखा हो और cos x लिखा हो और तब यदि कोई इन्फिनिटी लिखना है, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो क्या होना चाहिए, तो हम ये बोल सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी साइन एक्स, तो ये कोई एक रियल नंबर होगा जो -1 से 1 के बीच में होगा। उस बात को हम ये लिख सकते हैं कि दिस ऑसिलेट्स बिटवीन बिटवीन -1 to 1। तो ये मतलब होना चाहिए। तो ये लिमिट का कॉन्सेप्ट है और इसका यूज मतलब काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें यहां पर यदि बात किया जाए, ये जो दो रिजल्ट है, ये पॉइंट नंबर 7 और ये इसका जो मेन फंक्शन है, जो मेन फॉर्म है वो याद रखना ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है। इसका फंक्शन का जो फॉर्म है 1 टू द पावर इन्फिनिटी के फॉर्म में है। और ये कब होता है, यदि लिमिट x टेंस टू ए हो, x टेंस टू ए हो एंड दिस इज fx टू द पावर gx हो, यदि ऐसा है और x टेंस टू ए पर, x टेंस टू ए पर इसका जो फॉर्म है वो होना चाहिए 1 टू दी पावर इन्फिनिटी, मतलब एफ एक्स 1 को अप्रोच करे, बेस जो है 1 होना चाहिए और पावर जो है इन्फिनिटी हो जाए। यदि ऐसा है तो इसका रिजल्ट है e टू दी पावर लिमिट x टेंस टू a एंड दिस इज जी एक्स आपको मल्टीप्लाई में आएगा एफ एक्स -1। ये एक्सट्रीमली मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म है आप बोल सकते हैं। और नॉट ओनली फॉर द बोर्ड, नॉट ओनली फॉर द बोर्ड, ऑल्सो फॉर जेई मेन। बोर्ड और जेई मेन के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मतलब ये फॉर्मूला है और इस पे क्वेश्चन मतलब काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आता है। इसीलिए इस फॉर्म को मतलब काफ़ी अच्छी से प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। इसी फॉर्म का ये रिजल्ट है, एक ये और एक ये, तो ये दोनों पता होना चाहिए, ये बहुत ही काम का है। अब देखिए यहाँ पर अलजेब्रा ऑफ मतलब ये दिया हुआ है आपको कंटिन्यूअस फंक्शन।
कंटिन्यूअस फंक्शन से रिलेटेड कुछ जरूरी बातें क्या है ये जरा समझिए। यदि हमारे पास दो फंक्शन है, इफ एफ एंड जी, ये हमारे पास दो फंक्शन है, एफ एंड जी आर टू रियल फंक्शन कंटिन्यूअस एट रियल नंबर सी, किसी रियल वैल्यू सी के लिए वो कंटिन्यूअस है। यदि एफ कंटिन्यूअस है सी पर, जी भी कंटिन्यूअस है सी पर, तो हम ये बोल सकते हैं एफ प्लस जी दोनों फंक्शन का जो सम होगा एफ एक्स प्लस जी एक्स तो वो भी कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंस वो भी कंटिन्यूअस होगा, दोनों का प्रोडक्ट वो भी कंटिन्यूअस होगा। मतलब कंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस सब्ट्रैक्टेड टू कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस मल्टीप्लाइड, दो कंटिन्यूअस फंक्शन का जो प्रोडक्ट है वो भी कंटिन्यूअस होगा, और उसका जो डिवीजन है वो भी कंटिन्यूअस होगा, लेकिन डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब जी जो है, जो भी डिनोमिनेटर में रहेगा, चाहे एफ रहे या जी रहे, अभी जी है तो जी एट सी मस्ट नॉट बी जीरो, मस्ट नॉट बी जीरो, नहीं तो वो यदि वो जीरो हुआ तो फिर वो अनडिफाइन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन, दो कंटिन्यूअस फंक्शन का कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब क्या था, जैसा कि आप जानते हैं एफ एक्स, एफ और जी हमारे पास कोई फंक्शन है तो एफ ऑफ जी, इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ के अंदर जी एक्स, और गॉफ का मतलब होता है जी के अंदर एफ एक्स, तो इसको हम लोग कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। क्या बोल रहा है कि यदि हमारे पास दो फंक्शन है, एक एफ एंड जी आर टू रियल वैल्यूड फंक्शन सच दैट फॉग इज डिफाइंड एट सी, यदि फॉग हमारा डिफाइंड है, इफ जी इज कंटिन्यूअस, यदि जी हमारा कंटिन्यूअस है सी पर, एंड एफ इज कंटिन्यूअस एट जी सी, देन ये जो फॉग आएगा, फॉग का मतलब हुआ एफ उसके अंदर जी एंड देन दिस इज एक्स, एफ ऑफ जी एक्स जो है ये भी कंटिन्यूअस होगा सी पर। इसका मतलब इसके लिए लेफ्ट लिमिट, इसके लिए राइट लिमिट, और फिर मतलब सी पे ये तीनों वैल्यू बराबर होगा। मतलब ये यदि इसके बारे में बोला जाए, दिस इज कंटिन्यूअस, इट इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी, इट मीन्स this implies the left hand limit equal to right hand limit is equal to f of g, मतलब यहाँ पर फंक्शन का जो वैल्यू है f g एंड दिस इज c, ये इक्वल होना चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब हुआ कि लिमिट h टेंड्स टू जीरो, एफ h टेंड्स टू जीरो, और ये हो जाएगा आपको f ऑफ g, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं c माइनस एच, यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ g and this is c plus h and this is f of g and this is c। तो इस तरीके से हम लोग कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बता सकते हैं। नेक्स्ट यदि बात किया जाए तो सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी से रिलेटेड कुछ रिजल्ट है जिसको याद रखना है। क्या बोल रहा है, एवरी आइडेंटिटी फंक्शन इज कंटिन्यूअस, जितने भी आइडेंटिटी फंक्शन है, जैसे y इक्वल टू एक्स, इसका मतलब ये हुआ y इक्वल टू एफ एक्स एंड दिस इज एक्स। इसका यदि ग्राफ बनाया जाए तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स, और ये कंटिन्यूअस फंक्शन है कहीं, क्योंकि ये कहीं पर ब्रेक करता नहीं, जंप करता नहीं, सो दिस इज कंटिन्यूअस फंक्शन। नेक्स्ट है एवरी कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन का मतलब जैसे y इक्वल टू एफ एक्स एंड दिस इज 2, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब y इक्वल टू 2, मेरे भाई y इक्वल टू 2 का मतलब क्या हुआ, इसका यदि हम ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा ग्राफ, 1 2, ये 2 यूनिट पर जा करके y इक्वल टू 2, y में 2 यूनिट जा करके x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करिए, वही कांस्टेंट फंक्शन है। तो जितने भी कांस्टेंट फंक्शन है दिस इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, क्योंकि इसका जो डोम मतलब ग्राफ है कहीं पर ब्रेक नहीं करता है, जंप नहीं करता है, और डिफाइंड है एवरीवेयर। एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन, चाहे वो लीनियर पॉलिनोमियल हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, क्यूबिक हो, बाई क्वाड्रेटिक हो, और मतलब मोर देन 6-7 डिग्री जो भी हो, तीन से ज़्यादा वाला भी, बाई क्वाड्रेटिक या क्विंटिक जो भी पॉलिनोमियल होंगे, सब के सब जो है वो आपको कंटिन्यूअस होगा। यदि लीनियर की बात किया जाए, लीनियर पॉलिनोमियल y इक्वल टू जैसे ax प्लस बी, यदि हमको बोल दिया जाए y इक्वल टू ax प्लस बी, तो बोलेंगे दिस इज कंटिन्यूअस। एक एग्जांपल लेकर के, नंबर लेकर के, जैसे 3x प्लस 4, तो ये कंटिन्यूअस होगा। और ये है क्या, तो ये स्ट्रेट लाइन देगा आपको, क्यों, क्योंकि ये लीनियर पॉलिनोमियल। कैसे समझे लीनियर है, क्योंकि इसका डिग्री जो है वो 1 है। यहाँ पर यदि डिग्री की बात किया जाए तो डिग्री जो है वो 1 है। यदि क्वाड्रेटिक y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, मैंने ऐसे लिखा, तो ये क्या है, इसका डिग्री क्या है, इसका डिग्री 2 है, और ये आपको क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और यदि पॉलिनोमियल है तो ये लिखेंगे दिस इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। इसका यदि ग्राफ की बात किया जाए तो इसका ग्राफ जो है ये आपको पैराबोला देगा, पैराबोला।
पैराबोला। पैराबोला में आपको पता होना चाहिए कि ये या तो अपवर्ड पैराबोला होगा, नहीं तो डाउनवर्ड पैराबोला होगा। अब अपवर्ड होगा डाउनवर्ड होगा ये कैसे पता चलेगा, तो ये आपको यहाँ से पता चलेगा। यहाँ आप ध्यान से देखिए ये किस फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। यहाँ पर ए का वैल्यू क्या है 3। अब ए जो है वो पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, इट मीन्स ये अपवर्ड पैराबोला होगा। ग्राफ कहीं रुकेगा नहीं, पूरे रियल नंबर के लिए डिफाइन है, तो कहीं ब्रेक करने वाला है नहीं। सो दिस इज मतलब क्या है, तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। डाउनवर्ड पैराबोला होता तो भी कंटिन्यूअस होता है। इनफैक्ट क्यूबिक, जैसे आप देखिए y इक्वल टू एक्स क्यूब की बात किया जाए, y इक्वल टू एक्स क्यूब की बात किया जाए, तो ये भी मतलब कंटिन्यूअस फंक्शन है। इसका ग्राफ हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से बनाते हैं। सो दिस इज कंटिन्यूअस फंक्शन। नेक्स्ट यदि बात किया जाए, रैशनल फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है। ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, ये अपने डोमेन में हर जगह कंटिन्यूअस है। sin x एंड cos x इट इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। यदि sin x और cos x के ग्राफ की बात किया जाए तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है, मतलब sin x का ग्राफ ये कुछ इस तरीके से आता है। सो दिस इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, दिस इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, पूरे रियल नंबर के लिए। अब ये यहाँ पर 0 होता है, ये पाई होता है, ये 2 पाई होता है, 3 पाई, इधर माइनस पाई, माइनस 2 पाई एंड सो ऑन, ये चलते रहता है। उसी तरह से cos x की यदि ग्राफ बनाया जाए, y इक्वल टू cos x, तो cos x का ग्राफ कुछ इस तरीके से है, cos x का ग्राफ इस तरीके से आएगा। cos x मैंने ये थोड़ा यहाँ पर होगा, तो y मतलब जब 0 होता है तो ये 1 होता है, x 0 पे ये 1। फिर यदि नेक्स्ट बात किया जाए tan का, तो tan और cot में क्या है, tan x जो है ये कंटिन्यूअस है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड पाई बाई 2। ऑड पाई बाई 2 को छोड़ दिया जाए तो ये कंटिन्यूअस है, क्योंकि ऑड पाई बाई 2 पे tan x जो है अनडिफाइन हो जाता है। फिर उसी तरह से मतलब cot x की बात किया जाए, cot x जो है कंटिन्यूअस है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई, ये बातें हो गई। sec x की बात किया जाए, sec x इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड पाई बाई 2, ऑड पाई बाई 2, ऑड पाई बाई 2, तो ये बातें हो गई। y इक्वल टू यदि cosec x की बात किया जाए तो दिस इज ऑल्सो कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r माइनस n पाई, तो इन सब को यदि छोड़ दिया जाए तो कंटिन्यूअस है। tan x ऑफ कोर्स डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन इन सारे को छोड़ करके। ऑड पाई बाई 2 पे क्या होता है, यदि tan x की बात किया जाए, tan x की बात किया जाए तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, और इसके ग्राफ हमें देखा जाए तो ये पाई बाई 2 पे अनडिफाइन होता है, दिस इज पाई बाई 2। फिर ये आगे फिर कंटिन्यूअस होगा, फिर ये मतलब ग्राफ कंटिन्यू होगा पाई बाई 2 के बाद, तो 3 पाई बाई 2। मतलब ये आपको यदि हमसे कोई ये पूछे तो पाई बाई 2 पे डिसकंटिन्यूस हुआ, लेकिन माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में tan x कंटिन्यूस है, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 में कंटिन्यूस है ओपन इंटरवल में, इस दोनों को छोड़ करके। हाँ, पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 बोलेंगे तो फिर डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, माइनस पाई बाई 2 बोलेंगे तो डिसकंटिन्यूस होगा, क्योंकि वहां पर ग्राफ जो है डिफाइन नहीं है। मॉडुलस फंक्शन जो है उसी तरह से कॉट का सेक का उसका ग्राफ बनाइए, ग्राफ बना करके पता चल जाएगा। यदि मॉडुलस फंक्शन की बात किया जाए तो ये कंटिन्यूअस होता है, इसका ग्राफ कहीं पर जंप नहीं करेगा, कहीं पर ब्रेक नहीं करता, कहीं अनडिफाइन नहीं है। नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, y इक्वल टू ex, इसका ग्राफ देखा जाए तो यह स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। y इक्वल टू e टू दी पावर माइनस x, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये भी कंटिन्यूअस है, दिस इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इनफैक्ट यदि आप log x की भी बात करेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन y इक्वल टू, यहाँ पर यदि log x की बात किया जाए, log x टू द बेस e, या बेस में कोई भी नंबर आप रख सकते हैं यहाँ पर पॉजिटिव नंबर। यदि log x की बात किया जाए और इसका ग्राफ देखा जाए तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है। तो ये ग्राफ जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है, अपने डोमेन में, इसका जो डोमेन है, द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, ये है आपको 0 टू इन्फिनिटी, और 0 टू इन्फिनिटी में ये मतलब कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। यदि यहीं पर कुछ ऐसा होता y इक्वल टू log x टू द बेस b, और बेस 1 से छोटा होता, 0 और 1 के बीच में होता, तो फिर ये डिक्रीजिंग ग्राफ बनता। इसका ग्राफ यदि बनाते तो ये डिक्रीजिंग बनता, और ये अगेन कंटिन्यूअस है, दिस इज कंटिन्यूअस, और नॉट ओनली कंटिन्यूअस, ये डिफरेंशिएबल भी है।
तो ये सब रिजल्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका यूज मतलब क्वेश्चन में आएगा। तो यहाँ पर ये टॉपिक जो था मतलब शॉर्ट रिवीजन का लिमिट कंटिन्यूटी से रिलेटेड जो फॉर्मूला उसमें यूज हो रहा था और जो यूज होने वाला है अभी जो हम लोग PYQ का जो सीरीज डिस्कस कर रहे हैं उसको मैंने डिस्कस किया, मतलब जो इंपॉर्टेंट फार्मूला और थ्योरी था। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वहाँ हम लोग मतलब जो क्वेश्चन है MCQ, फिर वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर को यहीं पर ड्रॉप करते हैं और मिलते हैं नए लेक्चर में, नए एपिसोड में, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड प्रणाम। जय हिंद।